तो हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ रहे थे। प्रियम्बल यानी उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है और इसका क्या अर्थ है, इस उद्देशिका को क्यों बनाया गया और जो उद्देशिका को बनाने वाले थे यानी मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने उद्देशिका का निर्माण किया, उनका उद्देश्य क्या था, ये सब चीज़ें हम अपनी इस क्लास में समझेंगे। तो हमने जैसा कि देखा कि सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का आरंभ जो होता है वो उद्देशिका से होता है, ठीक, जिसका मुख्य उद्देश्य है या उसकी आकांक्षा जो है वो उद्देशिका से ही पूरी होती है। इतना समझ में आ रहा है? भारत के संविधान के निर्माताओं ने उद्देशिका के अधिनियम के लक्ष्यों और नीतियों को समझने के लिए इसका निर्माण किया था, जिससे कोई भी अधिनियम पारित हो उसको समझने के लिए उद्देशिका सहायक होगी उसमें। और निर्माताओं ने इसको जानने का एक माध्यम बनाया जिससे कि उनके विचारों को हम कैसे जाने वो उद्देशिका से पता चलता है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के बारे में कैसे बताया, यानी उसको एक कुंजी बताया है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों की एक कुंजी है। क्या है? एक कुंजी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार उद्देशिका की तरफ एक छोटा सा रुख देख लें। जैसा कि उद्देशिका में कहा गया है, हम भारत के लोग, उद्देशिका का मेन फोकस कहाँ है? हम भारत के लोगों पर। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यहाँ धर्म निरपेक्ष नहीं बनाया गया, पंथ निरपेक्ष किया गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता नहीं समता, हम एक्सप्लेन करेंगे इन सब का मतलब, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा ने आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया है या करते हैं, ठीक, ये इसमें दिया गया है मोटा मोटा। अगर एक तरह से देखें तो ये जो संविधान की उद्देशिका थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव का ही विस्तृत रूप या संशोधित रूप हम कह सकते हैं, ये उद्देशिका थी। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में आया था, जिसमें जो कि कब आया था इसको ध्यान रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? 13 दिसंबर 1946 को, जो कि 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावित हो गया था, ठीक, यह स्वीकार कर लिया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया तथा यूएसए के संविधान की एक हल्की सी झलक थी। क्या थी? ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के संविधान की एक हल्की सी झलक थी।
जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन देशों के संविधान की झलक आती है, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की। कब पारित हुआ था? संविधान सभा में लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन ये स्वीकृत कब हुआ था या पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा ज़रूर। उसके बाद जो हमने अभी उद्देशिका पढ़ी, इस उद्देशिका का जो मूल उद्देशिका थी, जो संविधान सभा ने बनाई थी, उसमें कौन से दो शब्द नहीं जोड़े गए थे? ठीक, कुछ पता है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष नहीं थी, और उसके साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता भी, अखंडता शब्द नहीं था। तो क्या जोड़ा गया था? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मोटा मोटा समझ में आया? कहाँ जोड़ा गया था? उद्देशिका के प्रथम पैरे में, यानी फर्स्ट स्टैंजा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, तथा छठे पैरे में, सिक्स्थ पैराग्राफ में और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक, सॉरी। तो जो हमने अभी उद्देशिका पढ़ी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, है ना। ये पूरा उद्देशिका इस प्रकार है, पूरी उद्देशिका जो हमने पहले पढ़ी। कभी कभी पूछ लेता है कि उद्देशिका में जो किस तारीख को, यानी किस दिनांक को संविधान सभा ने इस उद्देशिका को अपनाया, तो 26 नवंबर 1949 को। संवत क्या था? शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। ये कभी कभी पीटी में पूछ लेता है, तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है। कब? शुक्ल सप्तमी थी, संवत था 2006 विक्रमी। ये जानना भी जरूरी है कभी कभी, क्योंकि पीटी में पूछ लेता है इसको। अब आगे चलते हैं। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? इज अ प्रिएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सीधा जवाब तो अभी तो हम जान गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब ये शुरू में पहली बार प्रश्न उठा था कि संविधान का हिस्सा है या नहीं उद्देशिका, इसको हम कुछ केस के द्वारा समझेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी जजमेंट सबसे माना जाता है किसका? माननीय उच्च न्यायालय का। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दिया है तो कह दिया है, सिर्फ अपने जजमेंट को वही ओवर रूल कर सकता है। ठीक, एक बीरूबारी केस हुआ था, बेरूबारी, जिसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा लिखो बाद में, पहले समझो फिर हम लिखवा देंगे। बेरूबारी केस कब हुआ था?
1960 में। उसी समय ये प्रश्न आया कि क्या उद्देशिका जो है संविधान का अंग है या नहीं। के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह देखा कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। बेरुवारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1960 में। ठीक, उसको सिर्फ एक प्रेरणा स्रोत माना, टू इनकरेजिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके रहने और न रहने से मूल उद्देश्य पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं की संविधान बनाने के जो प्रोसेस को समझने में सहायक होती है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर कहीं संविधान की भाषा अस्पष्ट आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस भाषा को जानने के लिए उद्देशिका उसकी कुंजी है कि संविधान निर्माताओं ने के विचार क्या थे। वो विचार अस्पष्ट हो जाते हैं उद्देशिका को पढ़ने से। लेकिन इसको संविधान का अंग नहीं माना बेरुवारी केस में। ठीक, फिर उसके बाद एक केस आया 1973 में, 1973 में केशव नंद भारतीय केस, जिसे हम जानते भी हैं कि केशव नंदा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के संदर्भ में हुआ था। ठीक, तो अभी इस केस में क्या डिसीजन आया। पहले केस में तो डिसीजन आ गया कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, अपने पुराने डिसीजन को उसने पलट दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। इट कैन ओवरराइड इट्स डिसीजन और इट कैन चेंज इट्स ओन डिसीजन। उसमें पलट क्या दिया, संविधान की उद्देशिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंग माना। प्रीएम्बल इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि उद्देशिका में फिर एक प्रश्न उठा कि अगर उद्देशिका इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो था कि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट ही नहीं है तो इसमें अमेंडमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दिया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट कैन बी डन इन प्रीएम्बल बट विदाउट हैम्परिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और विदाउट हैम्परिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रीएम्बल। मूल ढांचे को छेड़ते हुए उसके रूप में संशोधन संभव है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ। किस केस में? केशव नंदा भारतीय केस में। इतना इंपॉर्टेंट रखो। कब हुआ था? 1973 में। 1960 के केस में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि उद्देशिका जो है भारत के संविधान का अंग नहीं है। फिर 1973 में ही फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को दोबारा पलट दिया और कहा कि भारत के संविधान का अंग है उद्देशिका और इसमें संशोधन संभव है, लेकिन इसके मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इतना समझ में आया? लेकिन साथ में
उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि उद्देशिका भारत का संविधान है। ठीक, संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन उद्देशिका के आधार पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, यानी ये न्याय योग्य नहीं है। ठीक, आप न्यायालय जाकर के ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर चीज़ उद्देशिका में दिया हुआ है, इसलिए हम आपके पास न्याय मांगने आए हुए हैं। पहले ही उसने स्पष्ट कर दिया कि ये एक न्याय योग्य नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट अ जस्टिसेबल। ठीक, इतना मोटा मोटा समझ में आया।